उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ब्लैक जीरो ने कहा, सुर्ख उकाब है ना उनके साथ, वो इसराइल के एक एक चप्पे से वाकिफ है, मुश्किल वक्त में वो इनके लिए बेहतरीन मददगार साबित होगा। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है, अगर आप मुतमईन हैं तो फिर मैं भला क्या कह सकता हूँ। ब्लैक जीरो ने कहा, तुम कहना चाहो तो बहुत कुछ कह सकते हो X2 की हैसियत से, मुझे हुक्म दो तो मैं सर के बल उनके पीछे इसराइल चला जाऊंगा और ना सिर्फ सुपर एजेंसी को तहस नहस कर दूंगा बल्कि कर्नल स्कॉट से ब्लू डायमंड भी छीन लूंगा। लेकिन जाहिर है ये काम मैंने फ्रीलांसर के तौर पर करना है और अगर X2 ने ये मिशन मुझे सौंपा तो फिर X2 को इस काम के लिए भारी भरकम चेक भी देना होगा, इतना भारी कि मुझे इस चेक को उठाने के लिए किसी वेट लिफ्टर को बुलाना पड़े। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर ब्लैक जीरो के चेहरे पर सुकून आ गया, क्योंकि वो लेडी घोस्ट के काबू आ जाने और X2 के राज की फाइल मिल जाने के बावजूद इंतहाई संजीदा दिखाई दे रहा था। आपके ख्याल में कितना भारी चेक होना चाहिए? ब्लैक जीरो ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, यही कोई मन दो मन वजनी तो हो। इमरान ने कहा, ठीक है, फिर मैं किसी चेक पर छोटी सी रकम लिखकर उसके साथ मन दो मन वजनी भारी चट्टान बांध दूंगा ताकि आपके लिए वो वजनी बल्कि बहुत वजनी चेक हो जाए। ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा तो इमरान भी मुस्कुरा दिया। छोटी रकम का चेक भारी वजन के साथ मिलेगा तो फिर मैं उसे सिवाय सर पर मारने के और कुछ नहीं कर सकूंगा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कि रकम इतनी कम लिख दो कि मैं अपने जख्मी सर की मरहम पट्टी भी ना करा सकूं। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो हंस पड़ा। इसका मतलब है कि आपका इसराइल जाने का प्रोग्राम बन रहा है। ब्लैक जीरो ने इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा, यहां बैठकर मक्खियां मारने से तो बेहतर है कि बाहर जाकर कुछ काम काज कर लिया जाए। यहाँ रहूंगा तो मेंबरान की टेंशन लगी रहेगी, किसी भी वक्त जूलिया साथियों को लेकर मेरे फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। वो सब एक साथ मेरे सामने आ गए तो उनके सामने अब ज़हीन X2 भी चुगत X2 ही मालूम होगा। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? चुगत इंसान चुगत ही मालूम होता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ब्लैक जीरो ने कहा तो इसके खूबसूरत जवाब पर इमरान भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। सोच लो, मेंबरान ने अगर मेरी सरबराही कबूल कर ली तो अगली बार फौज पर तुम्हें इससे बात करने के लिए महज X2 नहीं बल्कि चुगत X2 कहना पड़ेगा। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो भी इख्तियार हंस पड़ा। जरूरत एजाद की मां है, इसलिए जो भी होगा हमें कबूल तो करना ही पड़ेगा। ब्लैक जीरो ने कहा, एक बात समझ में नहीं आती। इमरान ने कहा, कौन सी बात? ब्लैक जीरो ने पूछा। यही कि अगर जरूरत एजाद की मां है तो फिर एजाद का बाप कौन हो सकता है? इमरान ने इस अंदाज में कहा कि ब्लैक जीरो किसी भी तरह अपना कहका ना रोक सका। आप? ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा तो इमरान भी हंसने लगा। ये ठीक है, कुछ समझ ना आए तो ऐसा ही जवाब देकर जान छुड़ाई जा सकती है। इमरान ने हंसते हुए कहा। इससे पहले कि उनमें मजीद कोई बात होती उसी समय ऑपरेशन रूम में तेज सीटी की आवाज उभरी। ट्रांसमीटर कॉल है, ब्लैक जीरो ने कहा और उसने उठकर सामने पड़ी हुई एक पोर्टेबल मशीन ऑन कर दी। सीटी की आवाज उसी मशीन से निकल रही थी। मशीन ऑन होते सीटी की आवाज बंद हो गई। हेलो हेलो A1 कॉलिंग, हेलो ओवर। ब्लैक जीरो ने मशीन के चंद बटन प्रेस किए तो मशीन पर लगे हुए स्पीकरों से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी और ये आवाज सुनकर इमरान और ब्लैक जीरो चौंक पड़े, क्योंकि ये आवाज कब्रस में मौजूद फॉरेन एजेंट महमूद बिन हसन की थी, जो वहां सुर्ख उकाब कहलाता था। यस, X2 अटेंडिंग यू, ओवर। ब्लैक जीरो ने X2 के मखसूस लहजे में कहा, चीफ एक बुरी खबर है, ओवर। दूसरी तरफ से A1 ने कहा तो ब्लैक जीरो के साथ इमरान ने भी बेख्तियार होंठ भींच लिए। क्या हुआ, ओवर? ब्लैक जीरो ने इसी अंदाज में कहा, आपने जो 2 स्याह को पैकेट भेजे थे वो जाया हो गए हैं, ओवर। A1 ने कहा तो ब्लैक जीरो और इमरान बुरी तरह से उछल पड़े। जाया हो गए हैं? क्या मतलब, ओवर? ब्लैक जीरो ने सर्द लहजे में कहा, हमारे एक साथी ने धोखा दिया है चीफ। वो दोनों पैकेट लेकर फ्रास्क जा रहा था ताकि उन्हें मतलूबा जगह पहुंचा सके, लेकिन उसने रास्ते में ही गेम बदल दी और पैकेट लेकर इसराइल पहुंच गया। फिर उसने दोनों पैकेट SA के हवाले कर दिए। अब दोनों पैकेट SA के पास हैं, ओवर। A1 ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार होंठ भींच लिए। इमरान ने ब्लैक जीरो को इशारा किया तो ब्लैक जीरो खामोश हो गया। क्या पोजीशन है दोनों पैकेट्स की? उन्हें अभी खोला तो नहीं गया है, ओवर। एक बार ब्लैक जीरो की बजाय इमरान ने X2 के मखसूस अंदाज में कहा, मुझे सूरत हाल का इल्म नहीं है चीफ, ओवर। A1 ने जवाब दिया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि दोनों पैकेट मखसूस जगह पहुंचने के बजाय SA के पास पहुंच गए हैं, ओवर? इमरान ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा, दोनों को जिस वैगन में रखकर लाया जा रहा था वो वैगन मुझ तक पहुंचनी थी, लेकिन वैगन मेरे पास नहीं पहुंची थी। जब काफी वक्त गुजर गया तो मैंने A6 से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उससे मेरा कोई राब्ता ना हुआ तो मैंने उसकी तलाश में अपने साथियों को भेज दिया। मेरे साथियों को फ्लास्क से खाली वैगन मिली है। वैगन में पैकेट्स के साथ मेरा वो आदमी भी गायब है जो इन पैकेट्स को ला रहा था। फ्लास्क में भी मेरे चंद आदमी मौजूद हैं। उससे मुझे मालूम हुआ कि वहाँ बड़ा परिंदा आया था जिसमें SA के
अफराद सवार थे और मेरे आदमियों ने छुपकर A6 और दोनों स्याह पैकेट्स को भी इसमें ले जाते उनको देखा है। दोनों पैकेट सील्ड थे, उन्हें शायद वैगन में ही सील्ड किया गया था। दोनों पैकेट्स के साथ A6 भी SA के हमरा चला गया था, जो इस बात का सबूत है कि दोनों पैकेट्स मुझ तक पहुंचाने की बजाय A6 ने खुद ही सील्ड करके SA के हवाले किए हैं, वरना वो SA के आदमियों के हमरा ना जाता। ओवर। A1 ने तफसील बताते हुए कहा, क्या अभी A6 वापस नहीं आया है? ओवर। X2 ने इस अंदाज में कहा, नो चीफ, मैंने मेन पॉइंट में अपने आदमियों को एक्टिव कर दिया है, लेकिन अभी तक इस तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। ओवर। A1 ने कहा, ठीक है, तुम अपने आदमियों से राब्ते में रहो, मैं प्रिंस को तुम्हारे पास फौरी तौर पर भेज रहा हूँ। इसके साथ इसका एक साथी भी है, तुम उनकी रहनुमाई करो और उन्हें मेन पॉइंट तक पहुंचाने की कोशिश करो, फिर वो और उसके साथी सब कुछ खुद संभाल लेंगे। ओवर। X2 ने करख्त लहजे में कहा, यस जी, प्रिंस कब तक आ जाएंगे? ओवर। A1 ने कहा, बहुत जल्द। ओवर। X2 ने कहा, फिर उसने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। ये क्या हो गया इमरान साहब, हमारे ही आदमी ने हमें धोखा दिया है और उसने जोसेफ और जवाना को सुपर एजेंसी के हवाले कर दिया है। ट्रांसमीटर ऑफ होते ही ब्लैक जीरो ने इंतहाई तशवीश ज़दा लहजे में कहा, A6 हमारा नहीं, A1 का आदमी था, जिसे उसने एक ग्रुप समेत हमें हायर किया था। इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा, फिर भी वो ऐसा इंसान नहीं है कि देखे बाले बगैर किसी को हायर कर ले। ऐसा भी मुमकिन नहीं कि किसी ने उसके साथी की जगह ले ली हो, उसके बारे में A1 को इल्म ही ना हुआ हो। और फिर सबसे अहम बात यह है कि A1 शक्ल देखकर इंसान परख सकता है, फिर A6 उसे धोखा देने में कामयाब कैसे हो गया? ब्लैक जीरो ने कहा, इन सब बातों के अलावा मुझे एक और बात खटक रही है। इमरान ने कहा, कौन सी बात? ब्लैक जीरो ने पूछा। मैंने A1 को हुक्म दिया था कि जोसेफ और जवाना को वो खुद रिसीव करेगा और उनके ठिकाने का बंदोबस्त करने के साथ साथ उन्हें इसराइल भी खुद पहुंचाएगा। फिर उसने जोसेफ और जवाना को खुद रिसीव करने की बजाय अपने किसी और साथी को क्यों भेजा था, और वो भी अकेला? इमरान ने कहा, जी हाँ, वाकई ये सोचने वाली बात है, वो अपने फिराइज में कभी मामूली सी भी कोताही नहीं कर सकता। ब्लैक जीरो ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। इमरान ने सोचते हुए अंदाज में कहा, कैसी गड़बड़? ब्लैक जीरो ने पूछा। अभी मालूम हो जाता है, तो मुझे B6 ट्रांसमीटर ला कर दो। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने अस्बात में सर हिला दिया और ऑपरेशन रूम से निकलता चला गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक जदीद साख्त का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर था। उसने ट्रांसमीटर इमरान को दिया तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन किया, फिर इस पर एक फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो, प्रिंस ऑफ डम कॉलिंग, हेलो। ओवर। इमरान ने फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करते ही दूसरी तरफ कॉल देनी शुरू कर दी। यस, ब्लैक स्नेक अटेंडिंग यू। ओवर। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई थी, अपना नाम बताओ। ओवर। इमरान ने करख्त लहजे में कहा, रहान बोल रहा हूं। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, A1 कहाँ है? ओवर। इमरान ने पूछा। वो हेडक्वार्टर में मौजूद है प्रिंस। ओवर। रहान ने जवाब दिया। और तुम कहाँ हो? ओवर। इमरान ने पूछा। मैं अपनी रिहाइशगाह में मौजूद हूँ। ओवर। रहान ने कहा, ओके, मुझे तुमसे चंद मालूमात लेनी है। ये बताओ कि A1 ने मेरे दो साथियों जोसेफ और जवाना को अपने हेडक्वार्टर लाने के लिए किससे भेजा था? ओवर। इमरान ने पूछा। वो दोनों सिंधबाद होटल में थे, प्रिंस और A1 उन्हें खुद लेने गया था। ओवर। रहान ने जवाब दिया तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। ब्लैक जीरो के चेहरे पर भी सख्ती और करख्तगी उभर आई। क्या तुम्हें यकीन है कि A1 खुद गया था? ओवर। इमरान ने उसी अंदाज में पूछा। यस प्रिंस, वो बंद बॉडी वाली स्टेशन वैगन लेकर गया था। मैंने कहा था कि मैं उसके साथ चलूं, लेकिन उसने मुझे साथ ले जाने से इनकार कर दिया था। ओवर। रहान ने कहा, तो क्या वो इन दोनों को हेडक्वार्टर लाया था? ओवर। इमरान ने पूछा। नो प्रिंस, A1 ने बताया कि उसने इन दोनों को फ्रांस के मखसूस ठिकाने पर पहुंचा दिया है, जहां से उन्हें आज रात इसराइल शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओवर। रहान ने कहा, क्या तुम फ्रांस के ठिकाने के बारे में जानते हो? ओवर। इमरान ने पूछा। नहीं, वो A1 का पर्सनल ठिकाना है, जिसके बारे में उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने भी इत्तेफाक से ही उसके मुंह से ये नाम सुना था, लेकिन मेरे उसके बारे में पूछने पर वो टाल गया था। क्यों प्रिंस, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ओवर। रहान ने हैरत भरे लहजे में कहा, कुछ देर पहले A1 ने चीफ को कॉल की थी और उसने बताया कि उसने जोसेफ और जवाना को लेने के लिए A6 को भेजा था। A6 इन दोनों को लेकर उसके मखसूस ठिकाने पर पहुंचने वाला था, लेकिन वो इन दोनों को वैगन समेत लेकर गायब हो गया था। इसने A6 से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन A6 से उसका राब्ता नहीं हो रहा। ये सब कैसे मुमकिन है प्रिंस? इन दोनों को लेने के लिए A6 नहीं, A1 खुद गया था। उसने मुझे बताया भी है कि उसने दोनों को फ्रांस पहुंचा दिया है और आज रात ही उन्हें लेकर इसराइल चला जाएगा। ओवर। सारी बात सुनकर रहान ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि A1 ने चीफ से झूठ बोला है? ओवर। इमरान ने दांतों से होंठ काटते हुए कहा, यस प्रिंस, इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है, लेकिन A1 झूठ कैसे बोल सकता है? वो तो झूठ से सख्त नफरत करता है, फिर वो अपने काम में महारत तामा का दर्जा रखता है। वो हर काम सोच समझ
समझकर और बाकायदा प्लानिंग से करता है। ओवर रहा ने कहा। तो फिर इस बार उसने झूठ क्यों बोला है? उस झूठ के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? ओवर इमरान ने पूछा। मैं क्या कह सकता हूँ प्रिंस, इस बात का जवाब तो वही दे सकता है। ओवर रहा ने कहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक या तो उसे A1 गद्दारी कर रहा है या फिर किसी ने उसकी जगह ले ली है। ओवर इमरान ने कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है प्रिंस? मैं आज ही उससे मिला हूं, मुझे तो इसमें ऐसा कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। अगर वो बदल गया होता या उसकी जगह कोई और होता तो मुझे उसका फौरन पता चल जाता। वो नॉर्मल अंदाज में मुझसे मिला था, उससे मेरी बातें भी हुई थी। ओवर रहान ने कहा। क्या बातें हुई थी? ओवर इमरान ने पूछा। उसी बात पर उसने मुझसे डिस्कस की थी कि पाकिस्तान से आपके दो सियाफाम साथी पहुंच रहे हैं, जिन्हें A1 ने ना सिर्फ होटल से लाना था बल्कि उन्हें इसराइल भी पहुंचाना था। A1 ने बताया था कि सियाफाम जिनके नाम जोसेफ और जवाना है और वो आपके साथी हैं और वो इसराइल की एक ताकतवर एजेंसी सुपर एजेंसी के खिलाफ काम करने आ रहे हैं और इनके इस काम में हमें भी ताउन करना है। ओवर रहान ने जवाब दिया। क्या उसने तुम्हें जोसेफ और जवाना के नाम खुद बताए थे? ओवर इमरान ने कहा। हाँ, उसने दोनों के नाम बताए थे। ओवर रहान ने जवाब दिया। तो क्या तुम उसके लहजे या उसके अंदाज में कोई नई और ऐसी हरकत अंगेज बात नोट नहीं की जिससे तुम्हें उस पर कोई शक हो सकता हो? ओवर इमरान ने कहा। नहीं, उसके बोलने बल्कि उसके किसी भी अंदाज में मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ था। ओवर रहान ने कहा। उसने चीफ को A6 के बारे में बताया है। क्या तुम जानते हो कि A6 कौन है? ओवर इमरान ने पूछा। यस प्रिंस, उसका नाम फाखिर कंदानी है। ओवर रहान ने जवाब दिया। कहाँ है ये फाखिर कंदानी और उसका ताल्लुक किस ग्रुप से है? मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे लिए काम करता है या A1 के लिए? ओवर इमरान ने पूछा। वो A1 के ग्रुप में है और आज सुबह से मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया है, हालांकि वो रोज ही हेडक्वार्टर आता है। ओवर रहान ने कहा। इसकी रिहाइशगाह का पता है तुम्हें? ओवर इमरान ने पूछा। यस प्रिंस, 1-2 बार उसकी रिहाइशगाह में जा चुका हूँ। ओवर रहान ने कहा। ठीक है, उसके बारे में मालूमात हासिल करो कि वो कहाँ है। अगर A1 ने कोई गड़बड़ की है तो फिर हो सकता है कि उसने A6 को कहीं गायब कर दिया हो ताकि सारा इल्जाम उसी पर आ जाए। तुम्हें अब A1 पर भी गहरी नजर रखनी है ताकि पता चल सके कि वो क्या कर रहा है और उसके अज़ाइम क्या हैं। ओवर इमरान ने कहा। यस प्रिंस, मैं आज से ही अपना काम शुरू कर देता हूँ। अगर मुझे A1 की किसी भी बात पर कोई शक हुआ तो मैं आपको इससे फौरन आगाह करूंगा। ओवर रहान ने कहा। क्या तुम किस तरह इसकी कॉल्स टेप कर सकते हो? ओवर इमरान ने कुछ सोचकर कहा। कॉल टेप करना तो मुश्किल है, लेकिन आप कहते हैं तो मैं ये काम भी कर लूंगा। ओवर रहान ने कहा। गुड शो, अगर ये काम हो जाए तो इसके राब्तों का पता चल जाएगा। ओवर इमरान ने कहा। यस प्रिंस, ओवर रहान ने कहा। मैंने A1 को अपनी और अपने साथी की आमद की इतला दी है। तुम इस पर नजर रखो और चेक करो कि वो ये खबर किस किस को बताता है और मेरी आमद का इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। ओवर इमरान ने कहा। ओह, क्या वाकई ही आ रहे हैं? ओवर रहान ने चौंक कर कहा। इसी सिलसिले में मैं चीफ से बात करूंगा। अगर चीफ ने इजाजत दी तो हो सकता है मैं पहुंच जाऊं, वरना सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। ओवर इमरान ने कहा। यस प्रिंस, ओवर रहान ने कहा। तो इमरान ने उसे चंद मजीद हिदायत दी और फिर ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। आपने उसे अपनी आमद से लाइल क्यों रखा है? ब्लैक जीरो ने पूछा। A1 ने मुझे वाकई ही बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो क्या कर रहा है इसके बारे में मालूम करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर वाकई किसी ने उसकी जगह ले ली है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वो हमारे फॉरेन एजेंट्स के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। अगर वो कोई और है तो फिर उसने उकाब ग्रुप में अपने बहुत से आदमी को शामिल कर लिया होगा ताकि वो उकाब ग्रुप की मुसलसल मॉनिटरिंग कर सके। अगर मेरा शक दुरुस्त है तो फिर मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और जाहिर है इसके लिए मुझे इन सब से खुद को दूर रखना होगा। अगर इनमें से किसी एक का भी ताल्लुक सुपर एजेंसी या किसी भी इसराइली एजेंसी से हुआ तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अब मुझे अकेले ही वहां जाना पड़ेगा ताकि सबसे पहले मैं उकाब ग्रुप में मौजूद काली भेड़ों को तलाश कर सकूं। इमरान ने कहा। अकेले मतलब अब आप टाइगर को अपने साथ नहीं ले जाएंगे? ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, उसे साथ ले जाने का अब कोई फायदा नहीं। हर जगह एक से भले दो होते हैं, लेकिन यहाँ से दो से भला एक ही है। इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो एक तवील सांस लेकर रह गया। इमरान के चेहरे पर एक बार फिर ठोस चट्टानों जैसी संजीदगी उभर आई। जोसेफ जमाना के सुपर एजेंसी के हवाले होने का सुनकर ही वो संजीदा हो गया था। जोसेफ के मुंह से कराह निकली। उसने यकलख्त आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ है। झटका लगते ही उसके दिमाग में हलचल सी पैदा हो गई। उसने बुखलाई हुई नजरों से इधर उधर देखा। फिर ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई कि वो एक छोटे से कमरे में मौजूद था जहां एक दीवार के साथ 2 कुर्सियां रखी हुई थी। इनमें से एक कुर्सी पर उससे जकड़ा गया था, जबकि उसके साथ वाली दूसरी कुर्सी पर जवाना भी जकड़ा हुआ था। जवाना का सर ढलका हुआ था जैसे वो गहरी नींद में हो। कमरा ज्यादा
बड़ा नहीं था लेकिन खासा हवादार था। अलबत्ता कमरे में सामान नाम की कोई चीज दिखाई ना दे रही थी। सामने एक फौलादी दरवाजा था जिसके ऊपर वाले हिस्से में सिलाखें लगी हुई थी और दूसरी तरफ से तेज रोशनी अंदर आ रही थी। कमरे में लाइट नहीं थी, वहां फैली हुई रोशनी इस दरवाजे की सिलाखों से अंदर आ रही थी। जैसे ही जोसेफ का शऊर बेदार हुआ, उसकी आंखों के सामने साबका मनासिर किसी फिल्म की तरह चलने लगे। वो जवाना के साथ सिंदबाद होटल के एक कमरे में मौजूद था जब उससे सुर्ख उकाब मिलने आया था। उसने सुर्ख उकाब की निशानी देखी थी, फिर उसने सुर्ख उकाब को अपनी और जवाना की भी मखसूस निशानी दिखा दी थी। सुर्ख उकाब, जिसका असल नाम महमूद बिन हसन था, उसने उन्हें होटल के उकबी रास्ते से बाहर जाने का कहा था और यह भी कहा था कि होटल के उकब में नीले रंग की एक स्टेशन वैगन मौजूद है। इन दोनों को इस वैगन में जाकर बैठना है, फिर वो आएगा और उन्हें लेकर किसी खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो जाएगा। इन दोनों ने ऐसा ही किया। वैगन में उनकी सुर्ख उकाब से बातें भी हुई और वो दोनों चूंकि मुसलसल सफर से थके हुए थे, इसलिए वो दोनों वैगन की सीटों पर ही दराज हो गए थे और फिर ना जाने कब उनकी आंख लग गई। उसके बाद अब उसकी आंख खुली थी और आंखें खुलते ही उसने खुद को इस छोटे से कैद खाने में राड्स वाली कुर्सियों पर जकड़ा हुआ देखा था। वो यहाँ कैसे पहुंचे थे और किसने उन्हें यहाँ लाकर राड्स वाली कुर्सियों पर जकड़ा था, इसके बारे में जोसेफ को कुछ मालूम नहीं था। जोसेफ की नींद इस कदर गहरी नहीं होती थी कि कोई उसे उठाकर राड्स वाली कुर्सियों पर जकड़ देता और इसका उसे पता ही ना चलता। वो तो मामूली से खटकी की आवाज सुनकर जाग जाने वाला इंसान था। फिर ये कैसे मुमकिन था कि उसे नींद के आलम में किसी ने ना सिर्फ उठाया हो और फिर लाकर यहाँ राड्स वाली कुर्सी पर जकड़ दिया हो। जवाना का भी यही हाल था। नींद में उसे कोई छू भी लेता तो उसकी आंखें खुलने में देर नहीं लगती थी। तो हमें नींद के आलम में बेहोश किया गया था। फिर जवाना की आंखें खुलते ही उसने भी जोसेफ की तरफ फौरन उठने की कोशिश की, लेकिन उसे झटका लगा। उसे मालूम हो गया कि वो राड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ है। ये क्या मतलब? मैं यहाँ कैसे आ गया और किसने मुझे राड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा है? जवाना ने आंखें फाड़ते हुए कहा। हमें यहाँ धोखे से लाया गया है, जोसेफ ने कहा। धोखे से? क्या मतलब? कौन लाया है हमें यहाँ? जवाना ने चौंक कर कहा। यह काम सिवाय सुर्ख उकाब के और कौन कर सकता है? जोसेफ ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन कैसे? हम तो वैगन में थे, जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। जब हम वैगन में सो गए थे तो हमारी नींद गहरी कर दी गई थी ताकि हमें इस बात का इल्म ना हो सके कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है, जोसेफ ने जवाब दिया। नींद गहरी कर दी गई थी? ओह, तुम्हारा मतलब है हमें नींद के आलम में बेहोश किया गया था, जवाना ने चौंकते हुए कहा। हाँ, वैगन में बेहोशी की गैस फैलाई गई थी जिससे हम बेहोश हो गए थे और फिर बेहोशी की हालत में हमें यहाँ लाकर कैद कर दिया गया था, जोसेफ ने जवाब दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया है? वो तो मास्टर का साथी है, जवाना ने कहना चाहा। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इससे जो बातें हुई थी उस पर मुझे कोई शक नहीं हुआ था, पर उसने हमें सुर्ख उकाब वाली निशानी भी दिखाई थी। अगर वो कोई और था तो फिर उसका एक ही मतलब हो सकता है कि किसी ने असली सुर्ख उकाब की जगह ले ली हो और उस पर तशद्दुद करके उसने सब कुछ उगलवा लिया हो, जोसेफ ने कहा। ओह, कौन कर सकता है ऐसा? जवाना ने होंठ सुकेड़ते हुए कहा। हमारे दुश्मनों के अलावा और कौन हो सकता है, जोसेफ ने जवाब दिया। दुश्मन? तुम्हारा मतलब है हम इस वक्त किसी इस्राएली एजेंसी की कैद में हैं, जवाना ने चौंक कर कहा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जोसेफ ने असबात में सर हिलाकर जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि सुर्ख उकाब दुश्मनों का साथी था और वो जानबूझकर हमें यहाँ लाया है, जवाना ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। हाँ, जोसेफ ने कहा। लेकिन क्यों? इसके लहजे और अंदाज से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमें डॉच दे रहा है, जवाना ने इसी अंदाज में कहा। वो बहुत चालाक है, उसे हर बात का इल्म था, इसलिए उसने हमसे ऐसा रवैया रखा था कि हम उस पर शक ना कर सकें, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जवाना ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। अगर वो गद्दार है तो फिर मास्टर ने इस पर भरोसा क्यों किया और उसे हमारे पास क्यों भेजा था, जवाना ने गुस्से लहजे में कहा। शायद बॉस को इस बात का इल्म नहीं है कि सुर्ख उकाब दुश्मनों से मिला हुआ है। फिर मैंने ये भी तो कहा है कि हो सकता है सुर्ख उकाब की जगह किसी और ने ले ली हो और हमारे बारे में सब कुछ उगलवा लिया हो, जोसेफ ने कहा। अगर ऐसा है तो फिर हमें बेहोश करके यहाँ कैद क्यों किया गया है? उन्होंने हमारे धोखे में पहले भी 2 अफराद को टारगेट कर दिया था, तो इस बार उन्होंने हमें बेहोशी की हालत में हलाक क्यों नहीं किया? सुर्ख उकाब के जरिए उन्हें ये तो कन्फर्म हो ही किया होगा कि हम कौन हैं और यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं, जवाना ने कहा। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। सुर्ख उकाब ने ही बताया था कि सुपर एजेंसी हमारे खिलाफ हरकत में आ गई है और वो हमें हर हाल में हलाक कर देना चाहती है ताकि हम इसराइल में दाखिल ना हो सके। जब हम आसान टारगेट की शक्ल में उनके सामने आ गए थे तो फिर उन्होंने हमें अभी तक जिंदा क्यों रखा हुआ है? इसके लिए उन्हें ये सारा चक्कर चलाने की जरूरत ही क्या थी, जोसेफ ने कहा। मुझे तो अब भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है कि सुर्ख उकाब ने हमें इस तरह धोखा क्यों दिया है, जवाना ने सर झटकते हुए कहा। मालूम नहीं, जोसेफ ने कांधे उचकार कर कहा। सिला में उन्हें दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ें सुनाई थी तो वो चौंक पड़े।
कोई आ रहा है। इस तरह बन जाओ जैसे अभी हमें होश ना आया हो, पता तो चले कि हमें कैद करने वाला कौन है। जोसेफ ने कहा तो जमाना ने इस्बात में सर हिला दिया। इस असना में जोसेफ की टांगे मुसलसल कुर्सी के पायों पर हरकत कर रही थी। उसे कुर्सी के पिछले पाए पर चंद तारों की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो कुर्सी के उकबी हिस्से में जा रही थी। जोसेफ ने इंतहाई मोहतात अंदाज में अपना पाँव मोड़कर अपने जूते की नोक इन तारों में फंसा ली थी ताकि वो जरूरत पड़ने पर एक झटके से उसे तोड़ सके। तारों का कुर्सी के उकब पाए पर होने का ख्याल उसे कुर्सी की साख देकर आया था। इमरान के साथ मिशंस पर काम करते हुए उसे और उसके साथियों को अक्सर ऐसी ही राड्स वाली कुर्सियों पर जकड़ा जाता था जिसके उकबी पायों पर तारें होती थी जिनसे बिजली की रूह गुजरकर कुर्सी के राड्स के फंक्शन को कंट्रोल करती थी। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला और दो मशीन गन बरदार अंदर दाखिल हुए। शक्लो सूरत से दोनों अफराद इंतहाई सख्तगीर और खतरनाक मालूम हो रहे थे। उनके जिस्म इंतहाई मजबूत और ताकतवर थे। उनके चेहरों पर जख्मों के बेशुमार निशानात दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी जिंदगी लड़ाई भड़ाई में ही गुजरी हो। जोसेफ और जमाना उन्हें कुन आंखों से देख रहे थे। उन दोनों के पीछे एक घुटे हुए जिस्म का तनोमंद आदमी अंदर आ गया। इस आदमी ने 3 पीस सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर इंतहाई दृष्टगी और गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसके बालों की कटिंग देखकर जोसेफ और जमाना समझ गए कि इसका ताल्लुक फौज से है और वो कर्नल या फिर जनरल के रैंक का ऑफिसर है। इस आदमी के साथ एक और आदमी था जिसे देखकर जोसेफ और जमाना दोनों ने जबड़े भींच लिए थे। वो महमूद बिन हसन था, वही महमूद बिन अस्साम जिसका कोड नाम सुर्ख उकाब था और जिसके एक पैर के अंगूठे के नाखून पर उन्होंने सुर्ख उकाब का निशान देखा था। मशीन गन बरदारों ने आगे बढ़कर मशीन गनों के रुख इनकी तरफ कर दिए जबकि महमूद बिन हसन उसके साथ आने वाला आदमी उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। ये तो अभी तक बेहोश पड़े हुए हैं, फौजी कटिंग वाले शख्स ने घुर्राहट भरे लहजे में कहा। आप कहें तो मैं उन्हें होश में लाने के लिए इंजेक्शन लगा दूं। इसके साथ खड़े महमूद बिन हसन ने कहा, नहीं, अगर तुमने अपनी हेलियम स्कॉन गैस से बेहोश किया है तो फिर उन्हें एंटी इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने कहा, तब फिर मैं उनकी सांस रोकता हूं, उसने उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। महमूद बिन हसन ने कहा, हाँ ये ठीक है। ये कहने के बाद महमूद बिन हसन ने जोसेफ और जमाना की नाक बंद कर दी और मुंह भी बंद कर दिया जिससे उनकी सांस पे घुटने लगी। क्या मतलब, ये मैं कहाँ हूँ और तुमने मुझे इस तरह क्यों बांधा है? जोसेफ ने जानबूझकर हकलाते हुए कहा। जोसेफ को होश में आते देखकर जमाना ने भी होश में आने की हरकत करनी शुरू कर दी। तुम दोनों इस वक्त मेरी कैद में हो, फौजी कटिंग वाले ने कड़क होकर कहा तो जोसेफ चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। कैद में? क्या मतलब, और तुम कौन हो? जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं कर्नल स्कॉट हूँ, सुपर एजेंसी का चीफ, फौजी कटिंग वाले शख्स ने कहा। उसका नाम सुनकर जोसेफ को अपने दिमाग में चूंटियां रेंगती हुई महसूस हुई। कर्नल स्कॉट, सुपर एजेंसी, जोसेफ के मुंह से बेसाख्ता निकला। हाँ, तुम दोनों इस वक्त सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर में हो और तुम्हें महमूद बिन हसन यहाँ लाया है, कर्नल स्कॉट ने कहा तो जोसेफ आंखें फाड़ फाड़ कर महमूद बिन हसन की तरफ देखने लगा। ये क्या है सुर्ख उकाब, तुमने हमें दुश्मनों के हवाले कर दिया है, क्यों? जोसेफ ने आंखें फाड़ते हुए इंतहाई हैरतज़दा लहजे में कहा। यह सुनकर उसे वाकई ही शौक लगा था कि महमूद बिन हसन ने उन्हें इस्राएली एजेंसी के सुपुर्द कर दिया था जिसके खिलाफ वो काम करने आए थे और इस एजेंसी का चीफ कर्नल स्कॉट उनके सामने खड़ा था। क्योंकि सुर्ख उकाब हमारे लिए काम करता है, सुर्ख उकाब की जगह कर्नल स्कॉट ने जवाब दिया तो जोसेफ और जवाना सुर्ख उकाब को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। क्या ये सच कह रहा है? जोसेफ ने सुर्ख उकाब को घूरते हुए गुर्राहट आमेज लहजे में कहा। हाँ, ये सच है, सुर्ख उकाब ने मुख्तसर अंदाज में कहा। तो तुम गद्दार हो, जोसेफ घुराया। गद्दार नहीं, डबल क्रॉस एजेंट कहो। मतलूबा एजेंसियों को मालूमात फराहम करके गैर मुल्की एजेंटों को उनके सपोर्ट करके मुझे इनाम मिलता है। तुम दोनों को भी यहाँ पहुँचाने का मुझे इनाम दिया गया है, बहुत बड़ा इनाम, सुर्ख उकाब ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मास्टर से गद्दारी की है सुर्ख उकाब, इसका खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एक बार मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ फिर देखना मैं तुम्हें कैसी सजा देता हूँ, जवाना ने गुर्रा कर कहा। अब यहां से तुम नहीं, तुम्हारी रूहें आजाद होंगी और वो भी तुम्हारे मरने के बाद। सुर्ख उकाब ने इस तरह मुस्कुराते हुए कहा तो जोसेफ और जवाना घुर्रा कर रह गए। अब बताओ क्या करना है इनका, उन्हें हलाक कर दिया जाए या फिर तुम्हें इस बात का यकीन है कि अगर हम उन्हें जिंदा रखें तो इनके पीछे इमरान यहां जरूर आएगा? कर्नल स्कॉट ने सुर्ख उकाब की तरफ देखते हुए कहा तो जोसेफ और जवाना उसकी बात सुनकर चौंक पड़े। जी, मुझे यकीन है कि इमरान इन दोनों के पीछे यहाँ जरूर आएगा, सुर्ख उकाब ने कहा। क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ आ जाएगा? कर्नल स्कॉट ने कहा। जब मैं इन दोनों सियाहफाम देवों को यहाँ ला सकता हूँ तो फिर इमरान और उसका साथी मेरे साथ क्यों नहीं आएंगे? मैं उन्हें ऐसा ही धोखा दूंगा कि मैं एक ऐसे खुफिया रास्ते के बारे में जानता हूँ जहाँ से हम आसानी से इसराइल पहुँच सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो मेरे झांसे में आ जाएंगे, फिर मैं इन दोनों को भी यहीं ले आऊँगा, सुर्ख उकाब ने कहा।
बॉस से तुम्हारी हकीकत नहीं छुप सकेगी सुर्ख उकाब। वो चेहरा देखकर इंसान के दिल का हाल समझ लेता है। जब तुम उसके सामने जाओगे तो वो तुम्हारी शक्ल देखकर फौरन समझ आएगा कि तुम डबल क्रॉस एजेंट हो और उसे धोखा दे रहे हो। जोसेफ ने गुर्राते हुए कहा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तुम दोनों को खुफिया ठिकाने पर ले जाने का कहकर मैंने वैगन के पिछले हिस्से में बेहोशी की गैस फैला दी थी। अगर इमरान ने मुझ पर शक किया तो मैं उसे भी बेहोश कर दूंगा और फिर बेहोशी की ही हालत में इसराइल ले आऊंगा। सुर्ख उकाब ने कहा, इसराइल? तो क्या हम इसराइल में हैं? जोसेफ ने चौंक कर कहा। जवाना भी इसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। हाँ, अभी तो तुम्हें बताया गया है कि तुम सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर में हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, सुपर एजेंसी का हेडक्वार्टर इसराइल से बाहर है? कर्नल स्कॉट ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, मैं वाकई यही समझा था कि तुम्हारा हेडक्वार्टर इसराइल से बाहर कहीं मौजूद है। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? नॉनसेंस। उसे मुस्कुराते देखकर कर्नल स्कॉट ने मुंह बनाकर कहा, सुर्ख उकाब ने हमसे गद्दारी की है, लेकिन उसने गद्दारी करते हुए भी हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। जोसेफ ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, मसला हल कर दिया है? क्या मतलब? कर्नल स्कॉट ने चौंक कर कहा, हम इसराइल पहुंचना चाहते थे और उसके लिए जाहिर है हमें खुफिया तौर पर सरहद क्रॉस करनी थी, जिसमें हमें मिसाइल का सामना करना पड़ सकता था और यह भी मुमकिन था कि हमारे लिए सरहद क्रॉस करने की कोशिश में हम हलाक हो जाएं। लेकिन सुर्ख उकाब ने हमें इन तमाम परेशानियों से बचा लिया और हमें ना सिर्फ इसराइल बल्कि तुम्हारे हेडक्वार्टर भी पहुंचा दिया जहां हमने पहुंचना था। जोसेफ ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, Like, comment, share, press the bell icon.